नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और भाऊ को आप जोड़ लीजिए, आज भाऊ महाराष्ट्र पहुंचे हैं और महाराष्ट्र से ही आज देश की सबसे बड़ी राजनैतिक गतिविधि भी सामने आई है। एक ऐसा राजनीतिक बयान जिसका दिल्ली तक असर है, और असर नहीं कह सकते हैं, सदमा कहिए, सदमा। क्योंकि जहां पर बीजेपी की निगाहें थीं, वहीं पर उद्धव ठाकरे ने धमाका कर दिया। भाजपा की निगाह थी कि आपस में भिड़ंत होगी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस ये आपस में खींचतान करेंगे और बीजेपी मक्खन मलाई चट कर जाएगी। वही बंदर और बिल्ली की कहानी जो भाव सुनाते हैं वैसे ही। लेकिन मामला पलट गया। सियासत में कुर्बानियां भाव बहुत कम देखने को मिलती हैं, सुनाई भी बहुत कम देती है। ये जज्बा ही कम होता है सियासतदानों। लेकिन एक बहुत दिन से इंतजार हो रहा था कि विधानसभा चुनाव के पहले एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ दिखें महागठबंधन के सभी नेता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के लोग एक साथ इकट्ठा हुए। शरद पवार ने बोला और मोदी शाह को सदमा दे दिया। उद्धव ठाकरे ने बोला, उद्धव ठाकरे ने बोला। उद्धव ने कहा शरद पवार के सामने कि शरद पवार जी और पृथ्वीराज जी, पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद थे, पृथ्वीराज जी, आप दोनों जिसे सीएम तय कर दोगे मैं उसके नाम पर तैयार हो जाऊंगा। नाना पटोले मौजूद थे, नाना पटोले का भी नाम ले लिया कि नाना पटोले आप भी कह दोगे किसी को कि फला आदमी सीएम बनेगा, उस पर भी तैयार हो जाऊंगा। लेकिन एक अपील भी कर दी, उस अपील पर भी चर्चा करेंगे। और उसके आगे जो सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे ने दरवाजा भी खोल दिया, लेकिन एक आदमी के लिए उस पर लिख दिया नो एंट्री, नो एंट्री। अगला सवाल उस पर होगा। लेकिन पहला सवाल, भाऊ ये कुर्बानी, आज महाराष्ट्र आप पहुंचते ही धमाका हो गया महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री घोषित करो, सीएम फेस बनाओ, अलग अलग मांग चल रही थी। संजय राउत कुछ अलग अलग बयान दे रहे थे। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने सब पे पानी फेर दिया, कहा नहीं, शरद पवार जो कहेंगे, पृथ्वीराज जी कहेंगे, हम उस पर तैयार हैं। क्या बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है ये चुनाव से पहले? देखिए आशीष, अंग्रेज गए लेकिन कुछ विचार छोड़ के गए, और जो अंग्रेजों के सेवक थे तब वो अपनी विरासत समझ के उनको अपने साथ लेके बैठे। अंग्रेजों ने क्या किया? तोड़ो फोड़ो राज करो। भाजपा क्या करती है? तोड़ो फोड़ो राज करो। 2014 से लेकर 2024 तक जो स्थापित सरकारें गिरा के एनडीए की सरकारें बनी हैं, वो तोड़ो फोड़ो राज करो। चाहे कर्नाटक की सरकार हो, गोवा की सरकार हो, मणिपुर की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, कई जगह की सरकारें। कुछ जगह की सरकारें बच गई, राजस्थान की बच गई सरकार, तुम्हारी वेस्ट बंगाल की बच गई, ममता की 32 विधायक तोड़ने के बाद भी सरकार नहीं गिर पाई। तोड़ो फोड़ो राज करो। फिर ये क्या करते हैं? समाज को तोड़ते हैं। 20% मुस्लिमों का डर दिखा के 80% हिंदुओं को मजबूर करते कि आप हमारे बारे में सोचो, डर दिखा दिखा के। ये तोड़ो फोड़ो है। ये किसी को अनाज दे के उनको अलग से तोड़ने का प्रयास करते हैं कि आप छोड़िए, आपकी विचारधारा क्या है, मैं अनाज दे रहा हूं, मुझे दे दीजिए। पागलपन यहां तक हद हो गया कि महाराष्ट्र में जो लाडली बहना योजना है, उसमें एनडीए का एक विधायक ये कहता है, यदि आपने हमको वोट नहीं दिया तो हमें जो 1500 रुपए दिए वापस ले लेंगे। ये नवनीत राणा जो जिनको इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ाया था, उनके पति है ये राणा साहब, और उसके ऊपर हंगामा हो गया महाराष्ट्र। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि जो यदि हमको वोट नहीं दिया तो हम क्यों उनके लिए काम करें। सबका साथ सबका विकास, ये नारा अब डंप करने का समय आ गया है। जिसने हमको वोट दिया उसी का हम भला करेंगे। ये क्या है? तोड़ो फोड़ो तो है। महिलाओं को तोड़ते हैं, कभी ट्रिपल तलाक के नाम से तोड़ते हैं, लाडली बहना के नाम से तोड़ते हैं। तो उसी इसमें इनको बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि क्या है, कुछ सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ बीजेपी में नहीं है। हर राजनीतिक दल में तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी मिलेंगे। तो संजय राउत जो है वो शिवसेना के सुब्रमण्यम स्वामी, बिना किसी के सूचना के वो बयाना लेते रहते हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे का बयाना ले लिया। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते, नहीं बनना चाहते, पूछे के बगैर। अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे भी दिल्ली आए थे। सारे
मैं अभी एक टीवी 18 के डिस्कशन में, वो सॉरी आवाज, वो सीएनबीसी आवाज के डिस्कशन में था, पॉलिटिकल डिस्कशन जो होता है। वहाँ कुछ पत्रकार कह रहे थे कि वो राहुल गांधी के पास आए थे कि आप मुझे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करो। वो बाकी लोगों से मिलने आए कि भाई आप मुझे प्रोजेक्ट करो। वास्तविकता उस परिवार की कोई जानता नहीं, क्योंकि संवाद नहीं है। वो परिवार किसी से मिलता नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटो छपास और दिखास के रोगी रोग नहीं है उद्धव ठाकरे। वो साइलेंट आदमी है। कभी भी ठाकरे परिवार सत्ता पीछे से चलाना चाहता है, रिमोट कंट्रोल लेके, वो कभी सिर्फ में सामने नहीं आना चाहता। ये काम उन्होंने अपने चेलों को दे दिया था। बाला साहब ठाकरे को मरते हुए वचन दिया था कि मैं आपकी शिवसेना का एक बार मुख्यमंत्री फिर से बनवाऊंगा। और उद्धव ठाकरे उसी के लिए कह रहा था कि मुझे सिर्फ 2.5 महीने के लिए, 2.5 साल के लिए शिवसेना को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए। वो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाते। जो आदमी राजनीति में आना ही नहीं चाहता था, जिस आदमी को, जो फोटोग्राफर है, कलाकार है, उसको कोई लेना देना नहीं। उनकी पत्नी एक डिग्री होल्डर सिंगर है, लेकिन वो फडणवीस जी के पत्नी जैसे वो एल्बम फल्बम नहीं बनाती। वो क्लासिकल सिंगर है, लेकिन घर तक, क्योंकि हाउस वाइफ है। और जैसे कि मराठी समाज में होता है, साउथ इंडिया में होता है कि कोई ना कोई एक कला आनी चाहिए घर में, महिला को, लड़की को। तो उसमें कला आती है, लेकिन उसने घर चलाया। जब उस कमरे में बैठ के, जब अमित शाह ने प्रॉमिस करने के बाद भी, अब लोग कहते हैं कि भाई अमित शाह ने जब प्रॉमिस किया था, तो फिर जब वो बार बार प्रधानमंत्री नाम ले रहे थे इसका, देवेंद्र फडणवीस का, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। देवेंद्र फडणवीस बनने वाले थे मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए। 2.5 साल के लिए शिवसेना के बनने वाले थे, लेकिन सरकार बनने के बाद सब सेल मना कर दिया, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और ये कितने शातिरता से झूठ बोलते हैं तुम्हें, हम 2014 से देख ही रहे हैं, मुंह खोलते तो झूठ बोलने। तो उसमें मुझे चांस है कि इन्होंने झूठ बोला हो। उसके बाद भी जब सरकार बनने की बात आई, उद्धव ठाकरे को कहीं मुख्यमंत्री बनना नहीं था। जब सरकार बनना फाइनल हो गया, और बहुत पहले हो गया, 1 महीना पहले, सरकार बनने के 1 महीना पहले फाइनल हो गया कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार बनाएगी। तब जहां मीटिंग चल रही थी, उस होटल में एक सूट था। उस सूट में शरद पवार ने बुलाया ठाकरे जी को, उद्धव को, और उन्होंने कहा कि उद्धव जी अब संभालना है। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, सरकार, अब शिवसेना है सरकार में, तो आप चिंता मत करिए, सरकार तो अपनी बन के रहेगी। उन्हें कहा नहीं नहीं, मुख्यमंत्री पद संभालना है। उन्हें हाथ जोड़ दिए कि मैं जीवन में कारपोरेटर नहीं रहा, मुझे कुछ पता नहीं किसी बात का, मैं नहीं बनूंगा। आपको, हमको शिवसेना को चीफ मिनिस्टर देना है, जैसे कि आपने प्रॉमिस किया, मैं आदमी को नाम दे रहा हूं आपको। उसमें एकनाथ शिंदे का भी नाम था। तब उन्होंने कहा कि देखो, फिर ये सरकार नहीं बनेगी। उद्धव जी ने ऐसा क्यों क्यों नहीं बनेगी? बोले बाहर अजित पवार भी बैठे हैं, अशोक चौहान भी बैठे हैं, पृथ्वीराज चौहान भी बैठे हैं, वो एकनाथ शिंदे के अंडर क्यों काम करेंगे? वो काम किसी सीनियर आदमी के अंडर करेंगे। आप पार्टी के सुप्रीमो हो, तो आपके अंडर काम करेंगे। तो नहीं तो ये सरकार नहीं बनेगी। तो इन्होंने, ये खुलासा नहीं नहीं, मैं ये खुलासा पहली आपको बार, मुझे और आगे लगता है करता पहली हूं, बार हुआ। और आगे बता रहा हूं मैं। और ये उद्धव ठाकरे ने, जब ये उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे तीनों बैठ के, जब अभी हाल ही में 8 दिन 10 दिन पहले जब ये बात हो रही थी, तब मैं अकेला नहीं था, 4 पत्रकार और बैठे थे वहां, जिनके बीच में वो बोल रहे थे। बोला उसके बाद, बोला मैं घर आया, मैं सुन्न हो गया था, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये मुख्यमंत्री पद कैसा। तो बोला तब तक ये फ्लैश रेडियो टीवी पे आ गया, शायद उद्धव बनेंगे, उद्धव ही बनेंगे। तो बोला मेरा छोटा बेटा घर पे था, उसने देखा टीवी पे, पत्नी मार्केट से कहीं आके लेटी हुई थी, उसने टीवी देखा नहीं था। तो जब मैं घर पे गया, तो जैसे ही मैं बैठा, तो बेटे ने पत्नी को उठाते हुए कहा, छोटे बेटे ने, कि मम्मी कौन सी साड़ी पहनोगी शपथ विधि में?
तो उन्होंने कहा कौन सा शपथ विधि? मुझे क्या, हमको क्या करना है, साड़ी क्यों पहनेंगे? तो उन्होंने कहा कि पापा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो रश्मि लिटरली ऐसा सर पकड़ के चिल्लाते हुए बाहर आई, क्या कर रहे हो तुम? ये कहां से सोचा आपने? रश्मि जी को समझाने के लिए आधा घंटा लगा उद्धव ठाकरे को, क्योंकि रश्मि जी जानती थी उद्धव ठाकरे की हेल्थ क्या है। रश्मि जी जानती थी उद्धव ठाकरे का जो पावर है शिवसेना सुप्रीमो का, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद छीछा लेदर हो जाएगा। फिर छिछोरा भी आदमी। बाल ठाकरे क्यों थे? क्योंकि वो जंगल के बांध में बैठा हुआ शेर था, जंगल का भ्रमण करने वाला नहीं था, अपने मन में आया तब निकलता था। डे टू डे काम करना उसका काम नहीं था। उसके लिए ये जोशी, राणे वाणे सब लोग थे। वो किंग मेकर का ओहदा चला जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अब स्थिति ऐसी होगी कि ये सब सीनियर लोग हैं, इन जूनियर कौन किसके अंडर काम करेंगे? तब शायद शरद पवार की एक कैलकुलेशन गलत हो गया था। शरद पवार, अजित पवार का उनको लग रहा था कि 96 कोई मराठा है, इसका मान सम्मान है। उन्हें पता नहीं था कि मेरा ये भतीजा एकनाथ शिंदे के अंडर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने को तैयार होगा। छगन भुजबल जैसे लोग भी मंत्री बनने को तैयार होंगे। शरद पवार को लगा नहीं, थोड़ा सा एक सामान्य सा होता है कि हम नहीं बनेंगे। तो ये जबरिया सौदा था उनके पास आया हुआ। तब शरद पवार जी ने कहा था कि मैं पूरा साथ रहूंगा, आप चिंता मत करो, मुझे एक्सपीरियंस है ना, मैं करवाऊंगा। ये जो हुआ ये वास्तविकता है। एक और ऐसे ही, क्योंकि अब ठाकरे परिवार के बारे में गया कि मैं कोई ठेका तो नहीं लेकर रखा था, कि मैं पहले दिन से कह रहा था, क्योंकि कुछ चीजें आपको, जब आप पॉलिटिकल किसी को कहते हो कि आपको परिवार भी मालूम होना चाहिए। यार शरद पवार का परिवार क्या है मालूम होना चाहिए। आप यूं ही शरद पवार पे टिप्पणी मत करिए कोई भी। मतलब एक एक अभी मैं बता रहा हूं तुम्हें, ताजुब लगेगा आशीष। एक महाराष्ट्र पे काम करने वाला एक इलेक्शन मैनेजमेंट वाला एक ग्रुप आया था मेरे पास। हम महाराष्ट्र में इलेक्शन में सर्वे वगैरह करके लोगों को ज्ञान देते। तब उससे बोलते बोलते उन्होंने कहा कि जो एकनाथ शिंदे की वजह से जो दलित फैक्टर है, तो बोले एकनाथ शिंदे और दलितों का क्या लेना देना? बोला वो दलित नेता है ना। तो मैंने हाथ जोड़ लिए, मतलब उस मराठे को दलित क्यों कह रहे हो आप? तो ये सामान्य ज्ञान है लोगों का। वो दिल्ली आए थे, जो उद्धव ठाकरे, वो सिर्फ चुनाव के नतीजों के बाद आ नहीं पाए थे। और वो देख रहे थे कि लोकसभा चुनाव का सत्र लगे। पहला सत्र जब था तो महाराष्ट्र में घमासान हो रहा था, तो महाराष्ट्र में भी सत्र था। तो ये जो बजट सेशन था इसमें सभी नेताओं को उनको मिलना था, इसलिए 3 दिन के लिए आए। वो मुख्यमंत्री पद मांगने के लिए नहीं आए। वो जानते हैं कि यदि शिवसेना 100 सीटें लेके आएगी तो कोई भी पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद उनकी पार्टी को देने को मना नहीं करेगा। तो वैसे ही बात में दूसरी जो बीच में छूटी थी वो ये हो गई थी कि उद्धव ठाकरे ने वजह को बोल के अंबानी के घर के सामने बॉम्ब प्लांट करा था, डराने के लिए, ताकि अंबानी से पैसे ले। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 3 पीढ़ियों का संबंध है अंबानी का। जो धीरूभाई अंबानी थे वो बाल ठाकरे के बहुत ही नजदीकी मित्रों में से थे। हंसी मजाक करते थे, महीने में एक बार बैठ के चाय पीते थे, लेकिन फोटो नहीं छापते थे, सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करते थे, रील नहीं बनाते। उसके बाद मुकेश और उद्धव ये जिगरी दोस्त है। राज्यसभा में एक सांसद मोहतरमा बनी, लोग कहते कि ये कैसी बनी। मैंने जब कहा लिंक बताया तो लोग बोलते कि अरे ये भी हो सकता है। मैंने होता है। अब उद्धव ठाकरे के जो छोटे बेटे हैं, आदित्य के छोटे भाई, वो और अनंत लंगोटिया दोस्त है। दोनों वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं। इन शादी में एक एक इवेंट में पूरा परिवार था।
इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री थे, एक्स मुख्यमंत्री, इसलिए कि इस परिवार की 3 पीढ़ियों की, और ये मारवाड़ी लोग हैं, अंबानी, सिंधी नहीं है, मारवाड़ी है। हम्म। नहीं तो कोई लोग किसी भी नी को बोलते सही अंबानी वो सिंधी बोल देते। ये खालिस मारवाड़ी लोग हैं। अब मारवाड़ी लोग सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध रखते हैं। यही मारवाड़ियों की खासियत है। तो जिसमें यदि उनको ये पता पड़ गया कि उद्धव तकलीफ में है, तो वहां करोड़ों की बरसात तो ऐसी होगी। इतना अच्छा दोस्त है, उसके लिए आपको बॉम्ब प्लांट करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोग जो एकनाथ शिंदे को दलित समझते हैं, और उद्धव ठाकरे हाथ पैर जोड़ने आया था कि राहुल गांधी ने उसको प्रॉमिस, उसने बोला कि राहुल गांधी हैज प्रॉमिस्ड हिम कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बात ही नहीं हुई। हाँ, ये चर्चा जरूर हुई कि विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ना है। सीट शेयरिंग में भी झगड़े होंगे, झगड़े होंगे, झगड़े होंगे। और ये जो सुब्रमण्यम स्वामी है शिवसेना के, उन्होंने इतना बवाल मचाया, इतना बवाल मचाया कि कल रात को मेरी, मतलब कल रात को जब हम ऑफिस से निकले, हमने दोनों ने साथ में खाना खाया, 15 अगस्त का जश्न मनाया, और उसके बाद जब मैं घर जाके सोया तो मुझे रात को 1 बजे नाना पाटोली जी से मेरी बात, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि यार ये गजब कर रहा है आदमी, ये रोज ऐसा उलूल जुलूल बात करता है कि इतनी सीटें हम लेंगे, इतनी सीटें। अरे ये बातें अंदर की क्यों बात तुम ऐसा करते हो? इससे इससे कैडर टूटता है। आपस में लोग लड़ने लगे हैं जिले जिले में। वो बोलता है ये शिवसेना ये भी सीट लेगी। और मैंने व्यक्तिगत रूप से, मैं ये भी बात भी आज रिकॉर्ड पे बताता हूँ, क्योंकि हम किसी से, देखिए हम पत्रकार हैं, मेरे लिए कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात होती नहीं भाई आशीष। जो भी कोई ऑफ द बिल्कुल। रिकॉर्ड बात करता है वो मैं धीरे धीरे रिकॉर्ड पे ले ही आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा दायित्व है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मेरे दर्शकों को जानी चाहिए। मैं 2 और 3 तारीख को जुलाई को जब मैं मुंबई में विधानसभा सत्र में जाता हूँ, मैं एक सबसे मुलाकात होती है, सभी विधायकों से होती है। हम ये पूरे गांव-गांव तो जा नहीं सकते, सभी से मुलाकात होती है। तो 2 दिन मैं विधानसभा में जरूर देता हूँ। मिनिस्टर्स सभी सभी लोग, पुराने लोग मिलते हैं, कर्मचारी लोग। तो जब मैं वहां गया तो मैं उद्धव जी और अदिति जी के साथ बैठा था उनके रूम में। तो वहां पे जयंत पाटिल भी आ गए, तो वहां पे पृथ्वीराज चौहान भी आ गए, हम चारों लोग बैठे हुए थे, 5 लोग। फिर ऐसे ही हंसते हुए उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है विधानसभा का? टाइगर बोलो। तो मैंने बोला कि मैं आपके कमरे में आया हूँ सर, गेस्ट हूँ। अब किसी के आप मेहमान बन के जाओ और उसकी माँ बहन करके आओ, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, मैं बोलूंगा तो बहुत बुरा लगेगा। तो वो बोले तुम तो, जयंत पाटिल बोले अरे भाई हम सुनते ही है ना, बुरा कहते हो तो। मुझे भी आपने अभी बीजेपी का एजेंट कहा कुछ दिन पहले, क्या करूं? सुना ही मैंने, फिर भी आपको हम प्यार करते हैं। मैंने बोला नहीं, मैंने आपको बीजेपी का इसलिए कहा कि उसके लिए भी मैंने बोला तर्क है मेरे पास तो, लेकिन वो सब बातें बाहर आ जाएंगी नहीं जी। ये सारी बात हो रही थी, तो बोले पूछिए। मैंने देखिए, आप विधानसभा चुनाव लाइटली मत लीजिए। चुनाव चुनाव होते हैं, बीजेपी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, दिल्ली और नागपुर और सबके लिए। तो आप समझिए वो ताकत से लड़ेंगे। आपका खुमार अभी तक उतरा नहीं है लोकसभा के विजय का, उसको उतार के फेंक दीजिए। और दूसरी बात, जो लोकसभा में सांगली कांड हुआ उससे दूर हटिए। क्या हुआ सांगली में? कोल्हापुर की सीट शिवसेना के पास थी, सांगली की कांग्रेस के पास। कोल्हापुर में शाहू महाराज के वंशज ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं। सभी राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के उनको टिकट देने गए। उन्हें कहा हम कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। तो वो सीट महाराज के लिए कांग्रेस को छोड़ दी गई, जहां से वो जीत के आ गए। तो तुरंत ये हुआ कि भाई हमको सीट चाहिए दूसरी, बात रही हमारी सीट गई तो आप हमको दे दीजिए। आपने सांगली की सीट मांगी, जब कांग्रेस ने कहा था सर सांगली कांग्रेस की सिवा कोई नहीं जीत पाएगा, मत आप भी लड़ोगे तो हार जाओगे, लेकिन आपने सुना नहीं। और तब जो सेना के सुब्रमण्यम स्वामी है, संजय राउत, वो पिल पड़े, मैंने सांगली बिल्कुल हमारी हमारी। क्यों? कि उसको हवा दी थी जयंत पाटिल ने। जयंत पाटिल राष्ट्रवादी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी सांगली से आते हैं।
उनकी दुखती रग ये है कि वो सांगली जिले से आते हुए भी जिला कांग्रेस का क्यों है? अब वो जिला कांग्रेस का इसलिए है कि भई ये इनके कुछ खुद के वंशज जो अभी राष्ट्रवादी के अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेसी थे। वसंतदादा पाटिल कांग्रेसी थे। महाराष्ट्र का सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल जिला सांगली है। एक से एक दिग्गज। एक समय ऐसा था कि सांगली से 4-4 कैबिनेट मंत्री होते थे और सब हेवीवेट। पतंगराव कदम सांगली से। तो सांगली छोड़ के आप भाई आपको ये देखना था कि कांग्रेस जीत रही थी वहां से, कांग्रेस को छोड़ो, दूसरी जगह जाओ। आप पीयूष गोयल वाली सीट लेते मुंबई की, शिवसेना जीत जाती, पीयूष गोयल हार जाते। आप विदर्भ की कोई सीट मांगते, लेकिन आप अड़े रहे सांगली के लिए आखिर तक। क्या हुआ? सांगली में शिवसेना भी लड़ी, बीजेपी भी लड़ी और एक इंडिपेंडेंट लड़का लड़ा कांग्रेस का और जीत के आया। उससे क्या हुआ? इंडिया गठबंधन की एक सीट कम हुई। शिवसेना ने जो एनर्जी वहां वेस्ट की, वो एनर्जी किसी दूसरी जगह वेस्ट करते। तो आज बीजेपी की या एकनाथ शिंदे की एक सीट कम होती। तो मैंने बोला आप ये काम मत करिए, और मैंने तो नाम लेके बोला। तो जैसे मैंने सांगली बोला तो आदित्य बोला बस सांगली की बात ही मत करिए आप तो, सर अशोक जी प्लीज। मैंने बोला क्यों? राजनीतिकार तो सामने बैठा है। जय जी बोले नहीं नहीं नहीं, देखो ये बार बार मेरे बारे में मत कहो यार ऐसा प्लीज, अब वो नहीं होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री पद कोई भी करेगा। मैं बता रहा हूं आपको, कल शिवसेना की सीटें ज्यादा भी आई तो उद्धव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लिख लीजिए। वो किसी को भी बना देंगे, बहुत सारे लोग हैं। वो उनका उनका नेचर नहीं है। वो आप उन पे बात करते जाइए, राजनीति छोड़ के आप घंटों बात करिए उनके ऊपर, कला, फोटोग्राफी, क्या क्या नहीं बात कर सकते आप उनपे, संगीत। तब रश्मि जी कह रही थी बताओ, मैं चिल्ला के मेरा झगड़ा मेरे घर में, मैं मेरे पति से उलझ गई कि तुम क्यों लड़ना, भाई क्या मतलब है अपने को ये मुख्यमंत्री पद का। और बाद में बिल किसका फटा? रश्मि का। रश्मि ठाकरे चाहती थी क्योंकि जिसको कोई कारण नहीं मिला किसी को टिका दिया, क्योंकि आपको बोलना है टेलीविजन पे। पता आप करके बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। लेकिन आज एक ही बार में उद्धव ने आज बहुत एक ही तो क्या हुआ? जैसे जैसे संजय राउत बोल रहा था, बीजेपी के अंदर मजाक, मजा आ रही थी उनको, गाय अच्छा हो रहा है सारा, ये आपस में लड़ मरेंगे, मुख्यमंत्री पद पे ही लड़ मरेंगे, देखिए ये क्या होता है। तो वहां पे भी एकनाथ शिंदे के नाम से, तो नाना पटोले की चिंता सही थी। उनकी चिंता ये थी कि यवतमाळ जिले की सीट किसको जाएगी, इसको लेके यवतमाळ वो संजय राउत कुछ भी बोल के चले जाते, वो नीचे कार्यकर्ता आपस में लड़ने लगते। जो कार्यकर्ता लोकसभा में एक दूसरे को साथ देके चल रहे थे, वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए, ये संजय राउत जैसे लोगों के डायलॉग बाजी से। उधर संजय राउत है, इधर कांग्रेस में वडेट्टीवार है, वो भी पुराना शिव सैनिक है। वो भी मुंह खोलता है तो सबको परेशानी हो जाती है। वो बीजेपी को कम और अपनी पार्टी को, मतलब अपने गठबंधन को ज्यादा परेशान करता है। तो आज उद्धव जी ने सारे पे पर्दा डाल दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चिंता मत करो, जो मुख्यमंत्री तय करेंगे शिवसेना इसके साथ है, लेकिन पहली सरकार को हटाओ। ये होता है मोटो। हाँ, ये है मोटो। सीधा यही यही कहा कि हमें किसी भी तरह से इनको हराना है, इनको बाहर करना है। लेकिन एक बात और आई है शिवसेना की तरफ से ही, ये भी एक बात आई है कि जो भी लोग हैं, जो गए तो बहुत सारे हैं, उधर भी गए हैं, इधर भी गए हैं, शिवसेना भी, एनसीपी भी। एनसीपी और शिवसेना क्या, वो तो असली ही बन के बैठे हैं जो गए हैं। उनको लेकर के भी एक शिवसेना की तरफ से स्टैंड आया है कि वापस आ सकते हैं, जो मैंने कहा था कि एक के लिए नो एंट्री खाली लिखा है। अजित पवार को छोड़ करके जो भी आना चाहे सब वापस आ सकते देखिए ये गेम प्लान है। हैं। हाँ। वापस आने के बाद टिकट मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, ये भी बता दूं मैं आपको। हम्म वापस आइए, टिकट मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। हम्म लेकिन
राजनीतिक भविष्य कुछ तो सुरक्षित रहेगा, कहीं तो अंकुर फूटने का चांस है। हाँ। भाई यदि अच्छी जमीन है, उपजाऊ जमीन है, उसमें सीड डल गया, भले 3 महीने पानी नहीं आया तो भी जब पानी आएगा तब तो जी जी उठेगा। हम्म। लेकिन बंजर जमीन में सीड डाल के ऊपर से पानी भी डालो तो भी नहीं उठेगा। हम्म। तो अब अजित पवार बंजर जमीन हो गए, उनके आंगन में ही फूल नहीं खिल पाया, हम्म। हम्म। और खुद इतने कंफ्यूज्ड है। कल तक कह रहे थे कि मैं चुनाव, मेरा अभी चुनाव लड़ने का मन नहीं है, हम्म। और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा तो फिर जय लड़ेगा, उनका छोटा बेटा, हम्म। क्योंकि उधर से युगेंद्र आ रहा है। हम्म। सुनेत्रा जी की जो चुनाव हुए उसमें ऑलरेडी बारामती विधानसभा में भी हार चुके हैं, हाँ। तो दीवार पे लिखा हुआ है स्पष्ट इनका क्या होने वाला है। युगेंद्र सामने आया तो फिर एक बार इतिहास दोहराएगा, भतीजा चाचा को निपटाएगा। हम्म। तो एकाएक इनको कल ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम जय लड़ सकते हैं। हम्म। मैं 7-8 बार लड़ चुका हूं, मेरा मन नहीं है लड़ने का, इनके शब्द थे, मेरा मन नहीं है लड़ने का। तो यदि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा तो जय भी लड़ने का। अब वो कल इस बात को, भयानक रूप से वायरल हुई ये बात, और इसका प्रशंसक तो एक ही है कि ये रणछोड़दास बन गए, भाग रहे हैं। हाँ। अब हाँ। इनको समझ में आ गया, कम से कम इन्होंने अब एक बात एक्सेप्ट कर दी कि भाई मेरे को राजनीति घर में नहीं लानी चाहिए थी। दूसरी बात, हम्म। सुप्रिया बहन के खिलाफ पत्नी को नहीं उतारना था। तीसरी बात, अब भाई अब मेरे पत्ते, मेरे पास कुछ भी चीज नहीं, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, अब आप अपना देख लीजिए। हम्म। यही हो गया ना। जब ये हम्म। मार्केट में आ गया तो सबने ठासा होगा, अरे आपने क्या बोल दिया। हम्म। तो आज किसी पत्रकार ने उनको पूछा तो ये निकल लिया पत्रकार पे, नहीं नहीं मैं ही लड़ूंगा बारामती से। हम्म। आप बोले जबरदस्ती कुछ भी खबरों का ट्विस्ट करते रहते हैं। उन्होंने हम्म। बोला आपने कहा कि मेरा मन नहीं है। तो बारामती के लोग भी कह रहे हैं कि भाई साहब आपको हम प्यार करते हैं, आपका मन नहीं है तो जबरिया मत खड़े रहिए, हम्म। हम्म। जबरिया मत चुनाव लड़िए, जबरिया मत मंत्री बनिए। आपका मन नहीं है, घर बैठिए, आपने बहुत सेवा की, आप घर बैठिए। लेकिन मन नहीं है फिर भी लड़ेंगे। तो इतना कंफ्यूजन इसमें है। अजित पवार लोगों का साथ नहीं, पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं, हार अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में हार दिख रही है। ये सारा जब चित्र सामने आता है, और एक खूंटा है जिसको पकड़ के आप कह सकते हो कि चलो मैं इससे कर दूंगा। हम्म। अब उस खूंटे को हाथ लगाया तो गर्म लगने लगा है, क्योंकि वहां संघ ने वातावरण गर्म कर दिया। अजित नहीं चाहिए, कार्यकर्ता का चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए। हम्म। लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए। प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं लाल किले से, हम्म। तो आप मुझे बताइए कैसी लड़ाई लड़ेगा आदमी। पहले भ्रष्टाचारियों हाँ, को अपने एक्सपर्ट, साथ लेगा। एक्सपर्ट चाहिए ना। नहीं नहीं, भ्रष्टाचारियों को पहले साथ लेगा हम्म। और साथ में बिठा के लड़ेगा। वही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो मामलों के जानकार। अजित पवार यदि हम्म। शरद पवार के साथ होते तो ये कैसे लड़ते। अजित पवार को इन्होंने अपने साथ बुलाया, हम्म। और लड़ने के लिए साथ बुलाया कि भाई देखिए आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, मैं नागपुर में, क्या लड़ोगे मेरे से आशीष। हम्म। आपको मुझे टिकट देके दिल्ली बुलाना पड़ेगा, हम्म। ऑफिस बिठाना पड़ेगा न्यूज लॉन्चर के, और मैं जब बैठूंगा तब सामने चेयर लेके बैठोगे और कहोगे कि क्या कह रहे थे आप भाऊ उस दिन। तो इसलिए इन्होंने सारे भ्रष्टाचारियों को लड़ने के लिए अपने साथ ले लिया। हम्म। ये निचोड़ निकाला है मैंने अभी इनका। हम्म। तो कुल मिलाकर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये जो चैनल चला रहे थे, हम्म। गोदी मीडिया उसका रहे थे, शिवसेना के सुब्रमण्यम स्वामी को, संजय राउत को, तो उस पे पर्दा डाल दिया उन्होंने। क्योंकि उद्धव ठाकरे से बड़ा कोई पार्टी में नहीं। हम्म। यकीनन उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये दो बड़े फोर्स है। यकीनन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मतदाता है जो घर बैठा था वो बाहर निकला। कांग्रेस के पास मतदाता है, कार्यकर्ता है, नेता नहीं है महाराष्ट्र में। हम्म। थोड़ा सा नगर तक है। हमारे बाबा जो है पृथ्वीराज चौहान, वो सातारा जिले के बाहर नहीं,
नाना पटोले अपना विदर्भ और ये भी अपना चंद्रपुर से आगे नहीं। एक प्रदेश व्यापी जो नेता था विलासराव देशमुख के बाद, वो वैक्यूम अभी तक भरी नहीं, क्योंकि इन्होंने किसी को डेवलप नहीं होने दिया। और अराजकता हम्म, इतनी है कि मंत्री नहीं बनने पे लोग ऑफिस तोड़ देते हैं। हम्म, संग्राम थोपटे जिनके पिताजी की लोग कस्में खाते थे, संग्राम थोपटे के पिताजी पहलवान आदमी, तहसीलदार थे, और बिल्कुल लोगों को पूछ पूछ के चुनाव लड़े थे, और पहला इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट जीता था उस आदमी ने, पुणे जिले में भोर में। ये ताकत थी उसकी, मतलब आम आदमी पार्टी ने तो कॉपी किया होगा उनका कंसेप्ट। हम्म, लोगों को पूछ पूछ के, हाट बाजार में जाके लोगों को लाउड स्पीकर से पूछ के कि मैं चुनाव लड़ू क्या। और जब शरद पवार इंदिरा गांधी को छोड़ के चले गए, सोनिया गांधी को छोड़ के चले, राजीव गांधी को छोड़ के चले गए, तब ये साथ इन्होंने दिया कांग्रेस का। जब शरद पवार के लोगों ने पूना का ऑफिस हथिया लिया कांग्रेस का, ये भोर से लेके आए और ताला तोड़ के वहां पे सब फोटो वोटो फेंक के, फिर अपने नेताओं के फोटो लगा के उन्होंने कहा कि ऐसी कैसे, ऐसा कैसा हो सकता है। वो कांग्रेस के प्रति इतने लॉयल, उनके बेटे को मंत्री पद नहीं मिला तो उन्होंने वही पूना का ऑफिस फोड़ डाला था, क्योंकि नेता नहीं है कोई, सब अराजकता है, हम्म, किसी का नहीं डर। विलासराव थे तो सबकी नजर थी कि नहीं, विलासराव हैंडल करते थे, किसी को मंत्री नहीं बनाया तो उसको भी हैंडल करते थे विलासराव। वो हैंडल करने वाला आदमी नहीं महाराष्ट्र में। नाना पटोले वो हम्म, हो सकते थे, लेकिन नाना पटोले का प्रॉब्लम ये है कि वो फोन ही नहीं, बात ही नहीं करते किसी से। उनका फोन हमेशा बंद रहता है, घंटों लोग बैठे रहते हैं, वो मिलते नहीं लोगों से। विलासराव को रात 3 बजे भी फोन करो तो विलासराव फोन पे आते। नाना पटोले रात को 3 बजे फोन करते जब उनको जरूरत होती। कार्यकर्ताओं को जरूरत है। तो ये कांग्रेस का चिन्ह है। कांग्रेस को एक वाकई अच्छे नेता की जरूरत है। महाराष्ट्र डीएनए है कांग्रेस का। शरद पवार क्या है, पूरी एनसीपी कांग्रेस से निकली हुई ना। हाँ, और यदि ये सारे कांग्रेसी एक हो गए तो बीजेपी, मैं बता रहा हूं आपको, सिंगल डिजिट पे लोग विधानसभा में भी आ जाएगी। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको। हाँ, हाँ, अब तक तो आपने 50 कहा है। मैंने 50 कहा है, क्योंकि वहां पे भी बहुत क्राइसिस है, भयानक क्राइसिस चल रहा है। चलिए, बीजेपी की क्राइसिस पर तो हम लोग बात आगे और डिटेल में करेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए तत्कालिक क्राइसिस हाँ, उद्धव लेकिन ठाकरे ने आज पैदा कर दी। आज आज बीजेपी के लोग 15 अगस्त का जश्न मनाने के बाद 16 हम्म, को जो उनको झटका लगा, इससे उभरने में हम्म, उनको 1 सप्ताह लगेगा, ये मैं बता रहा हूं। हाँ। कि ये जिससे वो कैश कर, उनका बेसिक टूल है हम्म, डिवाइड एंड रूल, हम्म, वो दरवाजा ही बंद हो गया। वो दरवाजा बंद हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने दरवाजा बंद कर कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं बोल रहा है, दिया। एनसीपी की तरफ से कोई नहीं बोल रहा है मुख्यमंत्री चाहिए। हम्म, यही संजय राउत तुनतुना बजा रहे थे। हाँ, और यकीनन ये भी बता दूं मैं आपको, जो भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का होगा, उद्धव के आशीर्वाद से ही होगा, उद्धव ठाकरे के। ये भी लिख लीजिए मेरे से आप, हम्म, हम्म। ये भी लिख लीजिए, उद्धव जी से ओके होने के बाद भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। ये और आज बहुत सारे आपने बहुत कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो आज तक रिकॉर्ड पर नहीं आया था। बहुत सारी ये उद्धव कई ठाकरे चीजें ये कैसे पारिवारिक बने। बातें, कई चीजें पारिवारिक बातें होती है, कई चीजें इमोशनल बातें होती है। कई जगह देखिए क्या होता है, यदि हम ट्रांसपेरेंट है, हम खबरें बेचते नहीं, हम इधर की बात हम्म, उधर नहीं करते, तो कई नेता, बीजेपी भी कई नेता आते आंसुओं से रोके जाते हैं, अपनी प्रथा यथा बताते। लेकिन हम तब नहीं करते बात को ओपन। लेकिन समय के साथ मुझे लगता है कि ये बातें होनी चाहिए। समय के नहीं, साथ बिल्कुल। उद्धव ठाकरे क्यों मुख्यमंत्री बने, ये लोगों को पता होना चाहिए। वो तो एकनाथ शिंदे का ही नाम प्रपोज कर रहे थे, लेकिन ईस्ट के चलते ये सब हुआ। एकनाथ शिंदे थोड़ा और रुकते तो शायद मुख्यमंत्री वही बनते। मैं बता रहा नहीं, हूं आपको, और लंबे समय के लिए बनते। एकनाथ शिंदे को वीआरएस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो होता है कई बार अच्छा होता है, हो सकता है अगर उस वक्त रुक जाते तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे बनता है,
कैरेक्टर सर्टिफिकेट में असली कैरेक्टर एक नाथ शिंदे का नहीं लिखा जाता, वो असली कैरेक्टर हाँ छिपा रह जाता। नहीं कई बार लेकिन ऐसा ऐसे संकट आने ही चाहिए, ताकि मुझे लगता है कि कौन गलत कौन सही ये समझने का, ये मुझे लगता है समय कई बार आपके पास आपको एक परीक्षा में उतारता है, और वो हाँ, परीक्षा का बड़ा कठिन समय होता है। पत्रकारिता में भी 2014 के बाद ऐसा एक कठिन समय आया, और हम मैं तो भक्त हूँ महाकाल का, मैं महाकाल भगवान गणेश पांडुरंग की कृपा है मुझ पर कि इस संक्रमण के दौरान पत्रकारिता में हम खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी जो जिस फील्ड में आए उस फील्ड का, नहीं तो फिर हम मार्केटिंग में चले जाते। वाकई आशीष, बोलना हम तब भी जानते हैं, हम प्रोडक्ट बेच लेते हैं, हम फिर खबरें नहीं बेचते। खबरें बेचने का काम नहीं है, खबरें बताने का काम है। विश्लेषण बेचने का काम नहीं है, विश्लेषण करने का काम। यही उद्धव बिल्कुल। ठाकरे जब यही उद्धव ठाकरे जब सिल्वर ओक में चले गए थे, तब मैंने हुँ, ही टेलीविजन चैनल पे बोला था कि शिवसेना का शेर बिल्ली हो गया है, जो पूंछ हिलाते हुए सिल्वर ओक गया है। ये हुँ। मैंने कहा था, क्योंकि कला नगर लोग आते थे, कला नगर कभी बाहर नहीं जाता। बहुत सारे तो आज वही कहा कि बहुत सारे ऐसे पन्ने जो अभी तक खुले नहीं थे, आज खुले हैं, ऑन रिकॉर्ड आए हैं। और आखिरी बात वही कि संकट काल भी ज़रूरी है, वो चाहे हमारे लिए हो, चाहे उद्धव सबके ठाकरे लिए के लिए हो। क्योंकि ये संकट काल के बाद ही जब चरित्र प्रमाण आज पत्र बनता है, तो असली चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। फिर उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजनेता हो, चाहे नौकरशाह हो। तो संकट काल से निकलने के बाद अब दोबारा संकट काल में जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो मैच्योरिटी उद्धव ठाकरे दिखा रहे हैं, शरद पवार तो खैर मैच्योर लोगों के भी पितामह हैं, वो तो पितामह मैच्योरिटी के पितामह बन चुके हैं। तो इंतजार करिए, देखिए क्या-क्या खेल महाराष्ट्र की सियासत में हो रही है। अभी बहुत सारे पन्ने हैं बंद, वो भी खुलेंगे। भाऊ कुछ कहना आशीष चाहते थोड़ा सा मैं एक एक करेक्शन करता हूँ। शरद पवार का मैच्योरिटी लेवल इतना बड़ा है कि हैं? शरद पवार की मैच्योरिटी है कि षड्यंत्र है, कई बार समझ के परे हो जाता है। इसी जो ये आखिरी पंक्ति वाक्य था, इसमें बहुत कुछ छिपा है एक वाक्य के भीतर। इसको समझिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।